हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेट्स। जी हाँ, मैथ्स का एक नया टॉपिक, चैप्टर 1 सेट्स। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी कि सेट्स होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स, आई नो आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगने वाला होगा, बट ऐसा नहीं है। सेट्स इतना भी बोरिंग नहीं है। एक नया चैप्टर है क्लास 11th में, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, दैट आई कैन श्योर यू। ओके, सेट्स ओके, सेट्स क्या हो सकता है? एक ओल्ड कप, ठीक है, उनके सेट्स को हम सेट्स कह सकते हैं। या एक प्रिंसिपल जो स्कूल का यूनिफॉर्म के लिए रूल्स बनाता है, वो सेट्स है। तो क्या है सेट्स? ये ओल्ड कप या फिर ये प्रिंसिपल, क्या है सेट्स? तो एक्चुअल में क्या जानते हैं हम सेट्स के बारे में? एक बात बताऊं तो अब मेरी बात का बिलीव करें तो एक रियल फैक्ट ये है कि सेट्स एक तरीके के अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। जैसे लास्ट मिनट प्लेलिस्ट, जब ट्रैवल करने जाना है और लास्ट मिनट कुछ नहीं मिल रहा और हम लोग एक लास्ट मिनट ट्रैवल प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो वो भी तो एक सेट ही है। या हम बोलें कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उससे पहले एग्ज़ाम ग्रुप बनाया, तो वो भी तो एक सेट ही है। तो एक्चुअल में सेट है क्या? अगर हम हर चीज़ को सेट कह देते हैं तो सेट क्या है, राइट? सेट, व्हाट इज सेट? क्या है क्या ये सेट? आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। प्लेलिस्ट भी सेट है, लास्ट मिनट एग्जाम स्टडीज में जो ग्रुप बनाया वो भी सेट है, तो क्या है क्या ये सेट, राइट? तो सेट हमारा है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये क्या है? ये तो आप इंग्लिश वर्ड्स में मेरे को क्या समझ आएगा कि क्या होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं क्या होता है। ओके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। व्हाट डू यू मीन कंफ्यूजन नहीं है? कोई बताएगा कंफ्यूजन नहीं है का मतलब क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है मतलब कि जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरे फ्रेंड्स सबसे फनीएस्ट, मेरे सारे फ्रेंड्स सबसे फनीएस्ट है, सबसे फनीएस्ट है, सच में कैसे कह सकते हैं? अगर मैं सोचूं तो ये बोल सकती हूँ कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो कार्टून देखने में बिजी है और एक फ्रेंड स्टैंड अप कॉमेडी को करता है, तो दोनों फनीस कैसे हो सकते हैं? दोनों फनीएस्ट हैं, बट देयर इज नो कैटेगरी, राइट? एक को कार्टून देखना फनी लगता है और एक को स्टैंड अप कॉमेडी करना फनी लगता है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन कि तुम्हारे लिए फनीएस्ट की बात क्या है। मेरे लिए स्टैंड अप कॉमेडी वाला ज़्यादा फनीएस्ट हो सकता है और हो सकता है तुम्हारे लिए वो कार्टून वाला ज़्यादा फनीएस्ट हो, राइट? तो जब कंफ्यूजन होती है तो तब वो सेट नहीं होता। सेट वो तभी होगा जब किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ आया? ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वो ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90% मार्क्स लाएंगे और वो ही क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन कि भाई जो लोग 90% वाले हैं बस वही पार्ट करेंगे मैथ्स के क्विज में, वरना और कोई पार्ट करेगा ही नहीं। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, तो वो एक सेट हुआ। ओके, समझ आया? अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट आ रहा है तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। मान लो कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट है जो बास्केटबॉल भी खेलता होना चाहिए और उसके 90% मार्क्स भी आने चाहिए ओवरऑल एकेडमिक्स में। अब जो जिसके दोनों होंगे, मतलब मेरे पास ऑप्शन है, या तो बास्केटबॉल खेलता हो या 90% मार्क्स आए हो एकेडमिक्स में, बट जिसके पास दोनों है मैं उसको 2 बार थोड़ी काउंट करूंगी, मैं तो उसे एक ही बार काउंट करूंगी ना। बच्चा तो वो एक ही है, राइट?
समझ आया? तो इसलिए वो एलिमेंट अलग होगा। मान लीजिए अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे को एक वर्ड है ऑनेस्टी, ठीक है, इसमें से मुझे वर्बल निकालना है, तो ओ ई और ये हमारे वॉवल्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वही वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है और उसमें से मैं बताऊं कि मुझे वॉवल्स छोड़ के सारे नंबर्स निकालने हैं, तो वो उसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टी को मैं 2 बार नहीं लिखूंगी, बस एक ही बार लिखूंगी। समझ आया? तो वो हमारा कि कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्सीडेंटली कभी लिख भी देते हैं तो भी वो एक ही बार काउंट किया जाएगा। समझ आया? ओके। कलेक्शन ऑफ गुड्स बॉलीवुड मूवी, अगर मैं तुम्हें बात करूं कि अगर मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करती हूँ कि अलग ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, जैसे कलेक्शन ऑफ गुड बॉलीवुड मूवी की बात करते हैं। अब तुम्हारे लिए कोई अलग मूवी होगी अच्छी, मेरे लिए कोई अलग मूवी होगी। जैसे मान लो मेरे को तो भाई DDLJ पसंद है, ठीक है, मुझे तो DDLJ पसंद है, बट किसी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी पसंद हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक बहुत बढ़िया बॉलीवुड मूवी लगती हो, जेंसी जनरेशन, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अब सबका टेस्ट अलग है, तो क्या ये सेट हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है कि क्या चीज़ किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है। आई कैन नॉट से पर्टिकुलरली ये किसी एक चीज़ के लिए अच्छा है, राइट? तो ये सेट नहीं है। नो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, मैं पूछती हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स जो लेस देन 10 हो, सारी इवन नंबर्स, लेकिन वो 10 से छोटे होने चाहिए, तो वो तो सेम ही रहेंगे, 2, 4, 6, 8। चाहे मैं तुमसे पूछूं, चाहे मैं और 10 लोगों से पूछूं, सब लोग एक ही आंसर देने वाले हैं। तो यस, इट इज अ सेट। जब एक चीज वेल डिफाइंड है, सबका आंसर सेम आएगा, एक ही आने वाला है, कोई भी डिफरेंट आंसर नहीं देगा, तो वो तुम्हारा सेट होगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। ओके, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, भाई वाह, ये तो सबका ही अलग अलग होने वाला है। अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर से पूछूं कि भाई आपके टाइम पे आपको कौन सा क्रिकेटर ऐसा लगा था जो बेस्ट है, तो माइट शी विल से कपिल देव, राइट? और कोई मुझसे आके पूछे तो मैं तो बोलूँगी भाई माय फेवरेट क्रिकेटर इज MS धोनी, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। और वहीं मैं अपनी छोटी बहन से पूछूंगी भाई तुम्हारा बेस्ट क्रिकेटर कौन सा है, तो वो विराट कोहली को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो सबके लिए उनके बेस्ट क्रिकेटर्स अलग 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 होने वाले हैं, राइट? तो किसी के लिए कपिल देव, किसी के लिए धोनी, तो किसी के लिए विराट कोहली। तो यहाँ पे सबके आंसर्स डिफरेंट होने वाले हैं, तो ये एक सेट नहीं बनेगा। जब सबके आंसर्स सेम होंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, तो यहाँ तो ये सेट नहीं होने वाला है। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। एक अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? मैं बोलूँगी AEIOU, आई थिंक तुम लोग भी यही बोलोगे। मैं तो इसके थर्ड पर्सन से पूछूंगी तो वो भी यही बोलने वाला है। तो यहाँ पे सबके आंसर्स क्या हैं? सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी का भी आंसर डिफरेंट नहीं होगा, तो ये क्या है? हमारा एक कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, एक सेट है। ओके, तो ये थे मेरे कुछ एग्जाम्पल्स जिससे मैंने तुम्हें बताया कि सेट्स क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे लिखने वाले हैं, सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट सेट्स। हम लेंगे कोई एक, हम सेट्स के जो नंबर होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है, हम उसे कैपिटल लेटर से सिग्निफाई करते हैं, फिर इज इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। वी विल यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स और एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स को अलग करने के लिए हम इसमें कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई एलिमेंट यूज़ करके यहाँ पे दिखाना होगा तो आई कैन यूज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इस तरह से एलिमेंट्स लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स, और सारे एलिमेंट्स को अलग करने के लिए हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक नंबर दोबारा आ जाता है तो हम उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे, हम उसे बार बार कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म्स बहुत ही अलग होती हैं। इसकी दो तरह से हम लिख सकते हैं सेट्स को, जो तरह रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है भाई। रोस्टर फॉर्म्स वो ही होता है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके
लिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म। तो इसमें सेट ऑफ वॉवल्स अगर हमें बोला जाएगा अल्फाबेट में तो हम ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू लिखेंगे। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। हमने वी कैपिटल में यूज किया है जो हमें सिग्निफाई करता है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो वॉवल्स हैं और जो सारे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। ओके, तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। लेट्स गो विद द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, S is equals to curly bracket X is such that। देखो ये जो X है वो रिप्रेजेंट करता है, पहले वाला X रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट, कि आप कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो जो डॉट डॉट आते हैं वो दिखाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है सच दैट, ये हमें बात करेगा एलिमेंट्स की। और फिर ये जो है ये हमें सच दैट के बारे में बताएगा। ठीक है, ये हमारा सच दैट है। ओके, फिर उसके बाद हम उसमें प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो भी है। जैसे आप एग्जांपल लिख देते हैं कि सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स लेस देन 10। हमें वही से वापस से क्वेश्चन दिया है तो हमने इसमें ई एज एन एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कर्ली ब्रैकेट खोला, इसमें एक्स रिप्रेजेंट किया कि एक्स ये हमारा एलिमेंट है, सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स एक इवन नंबर होना चाहिए एंड एक्स शुड बी लेस देन 10, एक्स लेस देन 10 होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म मेनली हमारा तब काम आता है जब हमें बहुत सारे नंबर्स की लिस्टिंग करनी होती है। जैसे अगर मैं बोल दूँ राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स, या मैं बोल दूँ राइट ऑल द होल नंबर्स, तो क्या मैं उसे रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊंगी? नहीं लिख पाएंगे, इट इज़ अनकाउंटेबल। दैट्स वाई मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादातर तभी काम आता है जब लिस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है, तो तब हम उसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लाइक सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, नेचुरल नंबर्स है तो n से रिप्रेजेंट किया, सच कर्ली ब्रैकेट खोला, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस इतना ही खत्म। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो वो पता नहीं कहाँ तक लिखना पड़ता, कोई अंत ही नहीं है उसका। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ सेट्स। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, शेयर दिस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में अभी अभी आए हैं आप लोग, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। जितना जल्दी आप लोग सीखना चाहते हैं उतनी जल्दी सीखिए। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।